हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे साउंड चैप्टर का लेक्चर 3 लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बातें करी थी। लेक्चर नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ी। जिन्होंने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी हम आगे आज के लेक्चर समझ में आएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करा करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई। पूरी वीडियो में सिर्फ एक बार ही लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अदरवाइज तुम भूल जाते हो, करते ही नहीं हो। और उसके बाद पूरे लेक्चर्स में बिल्कुल इतने अच्छे से तुम्हें इतने अच्छे नोट्स, इतने एवरीथिंग इतना बिल्कुल जचा के गिवन है, तुम मेरी मेहनत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इतना अच्छा कंटेंट फ्री में नहीं देता, सब अपने बैचेस लॉन्च करे हुए हैं, तो इनका फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा खुद भी देखो और औरों को भी शेयर करो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डालिए स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में साउंड कैसे ट्रेवल करती है, सोचने वाली बात है। ठीक है, क्या साउंड हर जगह सेम होती है? नहीं। कभी रेल की पटरी पर कान लगाकर सुनना, दूर से भी रेल आती हुई सुनाई देगी। बचपन में देखा है वो नकली वाला फोन बना के, या बचपन में बेंच बजाने की बड़ी आदत होती है स्कूल में हमें। स्कूल में बेंच बजाने की बड़ी, एक बच्चा कान लगाता है, एक ढोल बजाता है। मैं बहुत अच्छा ढोल बजाता हूँ। बेंच बजाने की आदत है ना, तो सॉलिड ही तो है। सॉलिड में इतनी अच्छी आवाज आती है, कान लगा के सुनना। अपने बेंच पे बजा के कान लगा के सुनना, बड़ा अच्छा आवाज आती है। डिफरेंट मीडिया में कैसे कैसे, तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में, बेंच बजाते हैं बहुत ही फास्ट साउंड सुनाई देती है, जैसे आयरन, लोहे की, आयरन की जो पटरी होती है उस पर कान लगा के रेल सुन सकते हैं हम किलोमीटर से भी। फिर दूसरे नंबर पे लिक्विड में, लिक्विड में लिक्विड में और तीसरा गैस में। जो हम बातचीत कर रहे हैं ना गैस मीडियम से, वो सबसे स्लो है, उससे तेज साउंड चलती है सॉलिड में, उससे कम तेज चलती है लिक्विड, यानी कि सबसे तेज सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, एंड देन गैस में तो सबसे ही कम साउंड ट्रेवल करती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है। साथ देखो वाइब्रेशंस का खेल है सारा। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होती है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, गैस में जमा दूर दूर तो आराम आराम से वाइब्रेशन होती है। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे बड़ी डिपेंड करती है। अब देखो साउंड का मतलब क्या है, वाइब्रेशन। अगर मानो मैं तुम्हारे कमरे में 50 जने बैठे हैं और हीटर चला दूं, जून के महीने में हीटर चला दूं, सब भाग जाएंगे बाहर। 2 मिनट पंखा बंद हो जाए, ऐसे कॉपी से हवा करने लग जाते हैं। मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है हम रैंडम हो जाते हैं, और वाइब्रेशन भी तेज तेज हो जाती है, इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड इंक्रीजेज, क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड इज मोर इन हॉट डे एंड देन कोल्ड डे। क्योंकि जो ठंडा दिन होता है उसमें सारे चुपक के बैठे रहते हैं रजाई में, इधर उधर घूमते नहीं है। गर्मी में सब पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं, और जितनी तेजी से पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, हिला डुली, सर्दियों में हम ज्यादा हिला डुली नहीं करते, गर्मियों में तो कभी इधर बैठ रहे हैं कभी उधर बैठ रहे हैं। सर्दी में चुपचाप अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, कि बेंच अगर उठ के चले जाएं वापस आके बैठते हैं, बेंच भी ठंडा लगता है। ठीक है, तो कोल्ड डे में स्पीड कम होती है साउंड की। स्पीड डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट आपको इवेपोरेशन जब कराया था चैप्टर नंबर 1 में, तब भी बताया था। ह्यूमिडिटी मतलब पानी कितना है बाहर। अब अगर पानी आ जाए बाहर, अब तो हवा है, हवा के अंदर पानी आ जाए, तो मैंने तुम्हें बताया है एयर से भी ज्यादा स्पीड होती है वाटर में, तो इसीलिए पानी आने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड डे देन द ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब ओनली हवा, ह्यूमिड मतलब पानी भी आ गया। तो अब यही बताया ना, एयर से तो ज्यादा है ना पानी में साउंड की स्पीड। तो स्पीड ऑफ साउंड मटेरियल सॉलिड है लिक्विड है गैस है, इस बात पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर गर्म है कि ठंडा, इस बात पे टेम्परेचर का डिपेंड करेगी। पानी है या नहीं है हवा में, इस बात पर डिपेंड करेगी। देख लो भाई, लिख के दे दिया। सॉलिड में सबसे तेज देखो 6000, और लिक्विड में 1000 के करीब, और गैस में जमा 1000 से भी नीचे। एयर देखो, एयर में 346 है, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये याद रखनी है। 346 मीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस।
अराउंड 22 पे वो 344 के करीब हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बड़ा ही मायने रखना है। क्या तक किस में फास्ट ट्रेवल करेगी, एयर में, वाटर में और आयरन में। आयरन क्योंकि आयरन क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड में स्पीड हमने अभी अभी देखा, आयरन में सबसे ज्यादा, फिर वाटर में और फिर एयर में 346 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब तुम मुझे खुद बताओ कि हमें बिजली चमकती हुई पहले नजर आती है, जबकि वो गड़गड़ाते हुए, बादल जो गड़गड़ाते हैं और बाद में सुनाई देते हैं। साउंड की स्पीड तो सिर्फ क्या है 344 या फिर 346 है। ये तो 25 डिग्री पे है, ये 20 डिग्री पे है। और स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मतलब 3 के पीछे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 इतने जीरो, ठीक है। तो यानी कि 3 के पीछे 8 जीरो की स्पीड से तो कौन चल रहा है, लाइट, और बेचारी साउंड चल रही है 346। तो इसीलिए हमें दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं ना, दिख तो हमें दूर से ही जाता है, सुनाई भी दे ही जाता है, ठीक है। हम तो भाई तेज कानों वाले हैं, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक बात करो साइंस की लैंग्वेज में तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फ्लैश एंड थंडर, जो लाइटनिंग है और थंडर है वो एक साथ प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है। तो आप 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप लिखोगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है, तो बहुत कम है। इसलिए हमें दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। पर्सन हैज हियरिंग रेंज इतनी, कहता है एक पर्सन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहली 20 हर्ट्ज और दूसरी 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। कहता है वेवलेंथ बताओ दोनों फ्रीक्वेंसीज पे, स्पीड दे रखी है, भाई मुझे तो एक ही आता है, स्पीड इक्वल टू लैम्डा एफ, स्पीड इक्वल टू लैम्डा एफ, स्पीड इक्वल टू लैम्डा एफ, स्पीड इक्वल टू लैम्डा एफ। केस 1 एफ को मानना है 20, केस 2 20, के का मतलब होता है 1000 मतलब 20,000, स्पीड दोनों में बराबर है 344। तो डिवाइड कर दो, लैम्डा निकालना है, एफ को नीचे लाके डिवाइड कर दो, लैम्डा निकालना है, एफ को नीचे लाके डिवाइड। एक मैंने बताया था इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला बार बार लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ, या फिर लैम्डा बाय में टी। वो आप देख लेना अकॉर्डिंग टू कैसे लगाना है। यहाँ पर हमें 2 फ्रीक्वेंसी गिवन थी, साउंड सेम थी और 2 लैम्डा निकालने थे। एक बार लैम्डा आएगा 17.2 और एक बार लैम्डा कम हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा लैम्डा उतना कम। आगे चलते हैं। 2 चिल्ड्रन है, एट अपोजिट एंड है, एल्यूमिनियम रोड है, कोई कैलकुलेशन वाइज स्टफ है, ये कैलकुलेशन वाइज स्टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो इजी लगता है। 1 स्ट्राइक द रोड विद स्टोन, यहाँ पे कोई रोड को स्ट्राइक करता है तो स्पीड पता चल गई, और वो इतनी लेंथ भी ट्रेवल करता है, तो हमें बताना है टाइम कितना लेगा साउंड। एक तो एल्यूमिनियम रोड है और दूसरी हमारे पास हवा से ट्रेवल कर रहा है, तो साउंड कितनी लगेगी ये पूछा है हमारे पे। टाइम इन एयर पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर और एल्यूमिनियम में। अगर एक हम एयर से ट्रेवल कराएं तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, एल्यूमिनियम रोड है, सॉलिड है, उसमें कम टाइम लगेगा, जबकि एयर है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड एयर में कम होती है। तो ये जो मैंने बताई थी टेबल, पिछली टेबल ऐसे ही नहीं लिखवाई थी हवा में, इस टेबल का कुछ यूज है। एल्यूमिनियम की स्पीड 3402 मीटर पर सेकेंड यूज करूंगी, एयर की स्पीड 346, इससे हमने स्पीड उठा लेनी है। इस क्वेश्चन से, इस टेबल से हमने स्पीड उठा ली 346 और 640, अब कुछ नहीं बचा। डिस्टेंस तो लेंथ तो एल ही है, लेंथ तो एल ही है, स्पीड रख दी 340। स्टेप में करेंगे, स्टेप केस 1 इधर चलेगा एयर वाला, इधर चलेगा एल्यूमिनियम वाला। मेरे तरीके से कैलकुलेशन करोगे जल्दी भी होगी और आसान भी। 346 यहाँ पे 6420, यहाँ पे लेंथ तो दोनों की सेम है। एयर में टाइम निकालना है, एल्यूमिनियम में टाइम, जिसको टाइम को निकालना वो इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ। आगे चलते हैं, दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो के लिए तो डिवाइड कर देंगे हम। टाइम टेकन इन साउंड L/46, और ये L बाय में आएगा तो थर्ड में बाय आता है वो ऊपर चला जाता है, इतनी बात तो सबको पता होगी कि L बाय में 346
मल्टीप्लाई L बाय में 6420, तो ये वाला तो ऊपर चला जाता है ना। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता क्या कि डिवाइड के डिवाइड में कुछ हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6420 डिवाइड 346 आ गया। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.55:1, 18.55:1। तो यहाँ पे रेशियो निकालना था कि एयर में जो टाइम लगेगा वो और दूसरे में टाइम लगेगा वो का क्या रेशियो है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, हाउ मैनी टाइम, 1 मिनट में, 1 मिनट में। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड। मैं ये रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये सब रब कर देती हूँ जो हमने पिछला करा है, होएगा तो ठीक है। चल नहीं रहा शायद, लेट मी चेक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चल रहा है। कहता है फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में, अगले पेज पे बता देती हूँ मेरे बच्चा, ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकंड में 100 वेव्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 सेकंड में कितनी में, उसने बोला 1 मिनट में बताओ कितनी वेव्स निकलेगी। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 100 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 600 वेव्स यहाँ पर निकलेगी। 600 टाइम्स वो वाइब्रेट होगा। कितने टाइम्स वाइब्रेट होगा? 6 टाइम्स 600 वेव्स निकलेगी, 6000 सॉरी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब सोचने वाली बात है रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हमने लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द हार्ड सरफेस। जब भी किसी सरफेस पर कोई साउंड टकराती है वो वापस हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी साउंड रिफ्लेक्ट होकर मेरे ही पास आ रही है। जैसे हमने दिवाली वगैरह पे सफाई करते हैं, रूम में कोई नहीं होता तो आवाज गूंजती है, रिफ्लेक्ट होती है दीवारों से, ओर से। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? साउंड का टकराना और वापिस आना। साउंड फॉलो द सेम लॉज, ये क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 9 है। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज एज लाइट? यस, यस, आपका आंसर है ये रहा, साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ एज लाइट डस, ठीक है। रिफ्लेक्शन होती क्या है? साउंड का टकराना और वापिस आना। साउंड के रिफ्लेक्शन के लॉज वही हैं जो लाइट की रिफ्लेक्शन के। क्या है भाई? 8th क्लास में पढ़ा था, कमेंट करके बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पढ़ा था। इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्ट, यहाँ पे लाइट करा था, तुमने करा था इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइट। यहाँ पे साउंड वेव कर दो, लाइट की जगह वर्ड साउंड करना है। इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। अभी डायग्राम से भी समझाएंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। चलिए डायग्राम से समझते हैं, दोनों लॉज आपको लिखने आ सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक्टिविटी भी करनी है भाई, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, कई बार कह देते हैं विद एक्टिविटी एक्सप्लेन करो कि साउंड के लॉज हैं वो सेम है लाइट की लॉज के, तो आपको एक्टिविटी करके दिखानी पड़ेगी। मेरे जैसे नोट्स कोई नहीं बना के देगा बेटा, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्टिविटी कैसे आएंगे, मेरे नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, अच्छे से इसको अवेल करो। तो यहाँ पर आपने क्लॉक रखी और 2 ऐसे पाइप्स रखी, तो यहाँ से साउंड जो गई इस कार्डबोर्ड से टकराई और इसमें आ गई। हमें इस तरीके से एंगल एडजस्ट करना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पर वो आ जाए। उस टाइम हमें शार्पन, यहाँ पे हमारा कान है, ये ईयर है, ये ईयर है हमारा, यहाँ क्लॉक की आवाज इधर सुनाई दे जाएगी कान में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टकरा कर वापिस आ रही है। तो यही लिखा है 2 आइडेंटिकल पाइप्स लो, एक चार्ट पेपर लो, ये लो, क्लॉक को रख दो, एक पाइप से उसको करो, एडजस्ट करो पोजीशन, एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। जिस पोजीशन पर ऐसा हो जाएगा उस पोजीशन पर हमें शार्प आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है? एंगल साउंड का इंसिडेंट, साउंड की रिफ्लेक्शन और नॉर्मल इस एक प्लेन में रखे हुए हैं और एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। तो साउंड के जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो सेम हैं जैसे लाइट के लॉज होते हैं। अब अगला, अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, छोटी सी वीडियो होने वाली आज की, अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके कोई यूजेस भी होंगे।
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कोई यूजेस भी होंगे, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहे, तो इसके 3 यूजेस हमारे सिलेबस में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कि हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। अब जैसे तुम देखो ये भोंपू सा तुमने देखा होगा, कुल्फी वाला पॉम पॉम बजाता है, या फिर कई बारी मूवीज में देखा होगा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वो जोर से आगे लगा के वो पुलिस वाला बोलता है, यही तो होता है वो। तो मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स या हॉर्न्स वगैरह जो होते हैं, वो या ट्रम्पेट शहनाई वगैरह होती है, ये सब हमारे किस पे डिजाइन होते हैं, इसको यूज करके। अब देखो रिफ्लेक्ट, साउंड रिफ्लेक्ट होती है, तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो इसका फायदा ऐसे उठेगा, इस बम्पू में यहां से आवाज निकाली, इस दीवार पे टकराई, इस दीवार पे टकराई, इस दीवार पे टकराई, इस दीवार पे टकराई, और पूरी बड़ी एम्पलीट्यूड बड़ा होकर, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पढ़ाया था आपको, एक बार टकराई तो ऊंची हो गई, और टकराई और ऊंची हो गई, जितनी बार टकराती है वो ऊंची होती जाती है, इसीलिए वो कहता है चारों तरफ से गेले, ऊंचा आवाज करके ताकि उस चोर तक पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे ही वो बॉम्पू वाला ऐसे टकराता है, आगे जाती है साउंड, और मैक्सिमम साउंड, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड की साउंड ऑडियंस तक पहुंचती है। इन दिस इंस्ट्रूमेंट ट्यूब है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कराती है बारी बारी, और ऑडियंस की तरफ डायरेक्ट करके हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की साउंड उन तक भेजते हैं। तो आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ कहाँ यूज होती है, तो आप लिखो मेगाफोन्स में, हॉर्न्स में, शहनाई में, सब में हाई एम्पलीट्यूड की वेव के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्यूब में रिफ्लेक्शंस हम कराते हैं। दूसरा स्टेथोस्कोप, कभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको स्टेथोस्कोप से चेक करा है, माइक्रोस्कोप नहीं होता वो, कई बच्चे कहते हैं मैम वो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं होता, माइक्रोस्कोप तो होता है जिससे हम माइक्रो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर अपने गले में, डॉक्टर की आन बान शान होता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम, देखो हमारे दिल की धड़कन है, थोड़ी आराम आराम बाहर थोड़ी सुनाई देती है, तो वो उस पर लगाता है, इस पे एक होता है चेस्ट पीस और एक होता है ईयर पीस, एक कानों में लगाता है और एक हमारी छाती पे लगाता है या फिर पीछे, जहां पर भी उसको ऑब्जर्व करना है। तो तुमने देखा होगा वो जब लगाता है तो उसका प्रोसेस क्या है, साउंड ऐसे अंदर बार बार उसके दीवारों में, ट्यूब जो होती है वो लंबी सी होती है, उसमें टकरा टकरा के उसके कानों में धक 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 ऐसे आवाज जाएगी, तो उसको अच्छे से बीट से समझ में आएगी कि 1 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है दिल, तो फिर वो कह देगा तुम्हारा बीपी लो है, हाँ, ये ऐसे वो चेक कर लेगा। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स वगैरह को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप में साउंड जो होती है वो डॉक्टर्स के ईयर में जब जाती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से गुजर कर जाती है और साउंड बहुत हाई एम्पलीट्यूड की हो जाती है, इसलिए डॉक्टर को हार्ट बीट को सुनना इजी रहता है। तो पहला यूज लाउड स्पीकर्स में या फिर मेगा हॉर्न्स में, हॉर्न वगैरह वालों में, दूसरा स्टेथोस्कोप में, और तीसरा साउंड बोर्ड्स में। साउंड बोर्ड में जो कॉन्सर्ट्स बनाए जाते हैं, तुमने देखा होगा उनकी दीवार ऐसे ऊपर से, मंदिर की दीवार देखी होगी ऐसे, वैसे ही जो ऑडिटोरियम होता है उसका भी गोल शेप में होता है, ऐसे ऐसे होता है। ऐसा इसलिए जो पर्सन बोलता है उसकी साउंड अगर ऊपर जाए तो टकरा के वापस ऑडियंस तक, ये देखो कुर्सी पड़ी है, ऑडियंस बैठी है, यहाँ पर वापस आ जाएगी। कई बार पीछे वाली दीवार ऐसे होती है, कर्व्ड बनाते हैं पीछे वाली दीवार ताकि साउंड टकरा कर वापस आ जाए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 3 यूजेस हैं आपके सिलेबस में और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। कर्व्ड क्यों बनाते हैं, ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी का, कि सीलिंग को कर्व क्यों बनाते हैं, तो यहां से लेके यहां तक आंसर है इसका। समटाइम्स कर्व्ड बनाते हैं ताकि आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड की विड्थ बढ़ जाए और वो ऑडियंस को मैक्सिमम सुनाई दे। तो आपको सारे क्वेश्चंस विद डायग्राम विद कंसेप्ट्स अच्छे से करा दिए हैं। यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में होप्स हो ये वीडियो मतलब ये चैप्टर और फिजिक्स और 9th क्लास का सारा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप शेयरिंग, कीप एंजॉइंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।